नेपाल में जैसे जैसे राहत कार्य आगे बढ़ रहा है, मरने वालों की तादाद बढ़ता जा रहा है। ये जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है और चिंता का विषय तो ये है कि अभी तक एपिसेंटर के नजदीक के आंकड़े साफ निकल कर नहीं आ रहे। खैर, शनिवार को भूकंप से हुई तबाही से मरने वालों की तादाद करीब 3200 के पार पहुंच गई और करीब 6500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले के आंकड़े हैं, जिसमें अब और इजाफा हो गया है। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत काठमांडू में हो चुकी है। काठमांडू में कल रात की बारिश के बाद मौसम अभी साफ है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे राहत कार्य में बाधा आ सकती है। इस बीच आज सुबह करीब 6:25 पर भूकंप के फिर हल्के झटके महसूस किए गए। नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों का भरोसा हिल गया। इस बीच खबरें यह भी आ रही है कि अगले 48 घंटे बारिश का अनुमान है। यह भी जानकारी आ रही है कि जो रिमोट में विलेजेस हैं वहां पर जल्द से जल्द रिलीफ पहुंचना जरूरी है। एक और खबर यह आ रही है, अगर भारत के लिहाज से खबर की बात की जाए तो आज तकरीबन 14 सिविलियन फ्लाइट्स उड़ाई जाएंगी। 7 शेड्यूल्ड है और 7 स्पेशल इंडियन एम्बेसी जो काठमांडू में है उसने ट्वीट किया है वहां से इवैक्यूएशन के लिए। इतना ही नहीं, पोखरा से रक्सौल और काठमांडू से गोरखपुर बसें जो चलाई जाएंगी, जिससे कि इंडियन सिटीजन जो वहां पर है, भारतीय जो है, उनको इवैक्यूएट किया जाए। नेपाल में भारत ने चलाया सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। भारत से एनडीआरएफ की करीब 16 टीमें वहां पर हैं। 10 जा चुकी हैं, 6 जानी बाकी हैं। 20 विमान और हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर बताया जा रहा है 13 डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं और 6 एमआई हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किए गए हैं। अब तक 1935 भारतीयों को वहां से निकाला जा चुका है। भारत ने नेपाल के लोगों के लिए रेस्क्यू का बड़ा ऑपरेशन छेड़ा है। फिर जो लोग अब तक एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ऐसे ही लोगों से आज तक संवाददाता राहुल कंवल ने बातचीत की। कई सारे हिंदुस्तानी पर्यटक हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि आज तक के कैमरे से बात भी करना चाहते हैं। आइए उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। बताएं सर, आप लोगों का वापस जाने का क्या प्लान है, क्या तैयारी कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है हमें टिकट दे दे, हमसे पैसे ले ले, हम फ्री में नहीं जाना चाहते। हम अपने घर में मेरी कल बाबा रामदेव जी से बात हुई, उन्होंने 1 घंटे यहाँ टूंडी खेल में लेक्चर दिया। मुझसे पर्सनली बोला, मेरे साथ 3 मरीज हैं, एक का हाथ टूट गया। बाबा रामदेव ने बोला कि चिंता मत करो, हम अपने साथ लेके जाएंगे। और बाबा रामदेव रात को अकेले निकल गए यहाँ से। हमको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा सर, हमारा हेल्प कीजिए प्लीज हेल्प कीजिए। हमारा खाने का, पानी का, सब चीज का प्रॉब्लम हो रखा है। एक करके बोलिए। मुझे भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता नहीं, नेपाल का जनता की भी सुरक्षा करे और यहाँ पर जो पहाड़ लगाए, जितना जहाँ जो क्षति हुआ है, जो लड़के मर रहे हैं, वहाँ पर कम से कम हेलीकॉप्टर लगाए तो अपना जो सुविधा। यहाँ पे ट्रैफिक को रोकना नहीं चाहता, सड़क के किनारे आ जाते हैं ताकि ट्रैफिक पर इसका प्रभाव न पड़े। हम आपको ये छोटे बच्चे हैं, काफी इंतजार कर रहे हैं। बताएं, आप कब से वेट कर रहे हैं? हम इंडिया से आए हुए हैं घूमने के लिए। हमें वहाँ पे 2 दिन से भूकंप आया ना, वहाँ पे 2 दिन से रांग लगाए, एक भी फ्लाइट नहीं जा रही है। हम करे तो क्या करें, इंडिया वाले। एक एक करके आप बताएं, आपकी क्या परेशानी है? राहुल जी, सर मोदी जी से कहिए कि हमारा घर गिर गया, हम बेघर हो गए, हमें जल्दी जल्दी यहाँ निकालें। भूखे दीजिए आपको। ये तो फ्लाइट्स तो चल रही है, एयरफोर्स की भी फ्लाइट चल रही है और साथ के साथ एयर इंडिया की भी फ्लाइट है, इंडिगो की फ्लाइट। कल से लाइन में लगे हुए हैं, हमारा कोई नंबर नहीं है। भूखे दीजिए, हम कुछ भी नहीं खाए। तो जाने का कोई बोल नहीं रहा, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम आपको बता
बताएं कि जहाँ एक तरफ भारतीय वायुसेना और नौसेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, साथ के साथ एनडीआरएफ अपनी तरफ से कोशिश करें। जी बताएं आपसे क्या प्रॉब्लम? पहली बार यहाँ से नेपाल से इवैक्यूएशन का प्रोसेस हुआ है। इससे पहले भी कई बार त्रासदी आई हुई है, बट इस तरह का इवैक्यूएशन नहीं हुआ। बट थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है, प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, इंजर्ड और को कोई प्रायोरिटी नहीं है। सब लोग मतलब इंजर्ड को पहले प्रायोरिटी और लेडीज को पहले प्रायोरिटी हो जाए तो बहुत बेटर हो जाए। और सब लोग को इवैक्यूएशन हो रहा है और फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे भी पहले 2-3 बार हम लोग यहीं रहते हैं, 3-4 बार इस तरह की प्रॉब्लम है, पर कोई एफर्ट्स नहीं थे गवर्नमेंट की तरफ से। इस बार एफर्ट्स हैं, बट थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अगर बेटर हो जाए। हकीकत यह है कि कई सारे लोग हैं और जिन लोगों की संख्या है वो फ्लाइट की संख्या से ज्यादा है और लाजमी तौर पे हर आदमी चाहता है कि वो पहली फ्लाइट पे हो ताकि जल्द से जल्द वो अपने परिवार वालों के पास लौट पाओ। ऐसा तो लाजमी तौर पर संभव है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाएं कि पीछे कई सारी आज एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी ऑपरेट हो रही हैं। हमें पता चल रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो भी एक्स्ट्रा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, एयर इंडिया भी साथ के साथ एक्स्ट्रा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है। लेकिन चूंकि लोग यहाँ पर अब करीब 72 घंटे होने को आए हैं, लोग बिन पानी के, बिन बिजली के, बिन मोबाइल के, बगैर अपने परिवार वालों से बात किए यहाँ पर खड़े हैं कई सारे लोग और इस वजह से परेशान भी वो बहुत ज़्यादा है। और उनकी इस पीड़ा पर और इस इवैक्यूएशन की जो कोशिश है उस पर लगातार आज तक की टीम की नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन युविंदर के साथ राहुल कंवल, काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज तक के लिए। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात है? मनोज्ञा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात बताया जा रहा था कि करीब 72 घंटे जो है भूकंप के बाद वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, रिलीफ के लिए। 72 घंटे अब जितना कि अंदाजा है मेरा करीब 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरे हो जाएंगे। अभी तक स्टेटस क्या है? सवाल नंबर 1। दूसरा, जिस तरीके से आफ्टर शॉक आए और खासकर वो जो 6.9 का आया है, उसके बाद अंदर जो लोग दबे हुए हैं उनके बचने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बारिश हो गई, आफ्टर शॉक्स आ गए, इसने भी रिलीफ ऑपरेशन को थोड़ा रोका है। अभी क्या हालात हैं ये 72 घंटे का अगर एस्टिमेट लिया जाए, क्योंकि ये सबसे क्रूशल होते हैं भूकंप के बाद? जी, आफ्टर शॉक एक सुबह भी आया था करीब 6 बजे के आसपास और उसके बाद फिर कई लोग सड़कों पर निकले थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक ये जो आफ्टर शॉक्स बार बार आ रहे हैं, इनके आने का अभी प्रकरण खत्म नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि लोगों में अभी भी दहशत है, लोगों में अभी भी डर है। आज बल्कि काठमांडू की सड़कें काफी ज्यादा सामान्य है। कल से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लोग अपने व्हीकल्स लेके निकल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो हो सकता है डर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुकानें नहीं खुली हैं, कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं खुला है। पेट्रोल पंप्स पर इतनी लंबी लाइन है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है कि 2 बूंद पेट्रोल उन्हें गाड़ी में मिल जाए जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। कम्युनिकेशन अभी तक पूरी तरह फेलियर है। मेरे साथ 2 लोग हैं जो फंसे हुए हैं यहाँ पर। कितना मुश्किल है इस समय? होटल में भी तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ही मुश्किल है, रूम्स में जाने में डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कभी भी शॉक आ सकता है। और इसके अलावा सारी बेसिक एमेनिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 दिन से तो हम लोग बिल्कुल होटल के बाहर ग्राउंड पे ही रातें काटी है हमने। और कल भी पूरा दिन एयरपोर्ट में पानी की समस्या तो है ही, बिजली तो है ही, मोबाइल भी खत्म हो रहे हैं, ना सिम कुछ। न सिम है, न रिचार्ज है, ऑनलाइन रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और अब तो ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं हो रही। कितना दाम लग रहा है? अब काफ़ी ज़्यादा रेट्स हैं, सारी फ़्लाइट्स के बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में हैं और नॉर्मल फ़्लाइट्स से बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए वो नीदर इट इज़ अफोर्डेबल, ना तो अफोर्डेबल है और मोरओवर पता भी नहीं चल पाता है फ़्लाइट्स के टिकट कैसे बुक हो रहे हैं। वो पहले ही बुक हो जाते हैं और इस तरीके से जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। घर लौटने का मन है, लेकिन जिनका घर यहाँ पर है उनकी क्या समस्या है? पानी तो है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, कैसे घर चल रहा है? यहाँ कॉमर्शियल दुकानें खुली ही नहीं है, अभी तक खुली नहीं है। पानी के लिए लोग जो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जा रहे हैं, फिर भी उनके साथ पॉसिबल ही नहीं है पानी मिल जाना। पैसे हैं लेकिन पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, पैसे हैं लेकिन पानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी प्रॉब्लम में अभी तक ये भी नहीं श्योर है कि क्या ये आफ्टर शॉक्स खत्म होंगे कि नहीं। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कब खत्म होगा। सभी लोग काफी घबराए हुए हैं और पता नहीं कब स्थिति नॉर्मल होगी। बहुत टेंशन है। कई तो ऐसे लोग हमें मिले जो 2 दिन से जिनके घर में पानी नहीं है। आप सैनिटेशन की बात तो भूल जाइए, पीने का पानी की भी प्रॉब्लम हो रही है। बिजली नहीं है, मोटर से पानी चढ़ नहीं सकता है मशीन में या टंकी में और उसके बाद पानी आ नहीं रहा है और ये पूरा एक विशेष सर्कल बन गया है पानी का। हमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो होटल में रूम ले रहे हैं सिर्फ इसलिए, यहाँ के रहने वाले खुद, क्योंकि उनको कम से कम बिजली और पानी की सुविधा मिल सकेगी, भले ही एक सुरक्षित छत मिले न मिले। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। यहां पर मैं अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पढ़ रहा हूं जो काठमांडू के रहने वाले लोग हैं। एक जानकारी जो हमारे पास आ रही है मनोज्ञा, वो ये है कि वहां पर कई जगह खून की कमी हो गई है
और ये सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आपको ब्लड डोनेट करना है तो जो ऑफिशियल जगह है नेपाल में, जो रेड क्रॉस है, वहीं पर जाएं। इसके पास आपके पास क्या क्या इनपुट आ रहे हैं अभी? जी, दो बातें हैं। पहला तो ये कि काफी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग इंजर्ड हैं, अस्पतालों में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि ये दिक्कतें आ रही हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो बार बार आफ्टर शॉक का प्रकरण है वो इतना ज्यादा हो गया है कि कई लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जितना जरूरी अगर वाटर सप्लाई है, उतना जरूरी किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए ब्लड सप्लाई है, और उस पर अभी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। अगर है भी ब्लड तो वो समय पे पहुंचाया नहीं जा सक रहा है। जहाँ अस्पताल है वहाँ मशीनें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मरीज अस्पताल के अंदर की बजाय अस्पताल के बाहर रह रहे हैं, क्योंकि अस्पताल की इमारत भी सुरक्षित नहीं है उन्हें रखने के लिए। ऐसे में जो मशीन्स होती हैं, जो उनके इलाज के लिए जो सारा इक्विपमेंट होता है, वो अवेलेबल नहीं है। लिहाजा रेड क्रॉस के साथ साथ बाकी सारी जगहों पर अवेलेबल कराया जा रहा है ब्लड को, जिससे कम से कम ब्लड की सप्लाई टाइम से हो सके। जिन लोगों को चाहिए उन्हें एक पता हो कि यहाँ जाने से कम ब्लड मिलेगा और जितनी जल्दी हो सके मिलेगा। जी मनोज, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है और ऐसा कई जगह वहां पर दिखाई दे रहा है, वो ये है कि ललितपुर शेल्टर जो है वहां पर, और उसके अलावा कई और शेल्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर वाटर प्यूरिफायर नहीं है, वहां पर टेंट्स नहीं है। जो सरकार है वहां पर, लोकल सरकार, क्या वो सिर्फ अभी विदेशों की तरफ नजरें गड़ाकर खड़ी है, या वहां पे सरकार के पास अपना जो पूरा जो एक सिस्टम होता है वो कोलैप्स कर चुका है? मैं अगर ये कहूं कि नेपाल की अपने आप में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही नहीं है, टूरिज्म डिपेंडेंट रही है, उसके अलावा एक डिपेंडेंट स्टेट रहा है। ऐसे में इंडिया से जितनी मदद मिल रही है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ देश विदेशों से मदद के और भी नेपाल एक तरफ से आंखें गड़ाए बैठा है। लेकिन नेपाल का जो अपना सेटअप है उसमें अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा नेपाल की मिलिट्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने बहुत जगह पर कार्रवाई की है, बहुत जगह रास्ते साफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और मिलिट्री दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, लोगों को अलग रखने के लिए और साथ ही साथ एनडीआरएफ मलबा उठाने के लिए। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यूएसए की रेस्क्यू टीम निकल चुकी है, जापान की निकल चुकी है, चीन की निकल चुकी है, पाकिस्तान से रिलीफ के लिए प्लेन्स आ रहे हैं, और इतना ही नहीं, इजराइल से काफी टीम्स आ रही हैं। लोगों की मदद के लिए पूरी दुनिया आगे आ रही है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि 72 घंटे बाद, 72 घंटे के अंदर अगर आते तो शायद और ज्यादा मदद करने में कामयाब होते। लिहाजा भूकंप का खौफ बना हुआ है। हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऐसे में इस तरह की किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। भूकंप का खौफ नेपाल ही नहीं, बिहार और यूपी में भी है। कई शहरों में लोग इस खौफ में खुली रात में गुजर बसर करने को मजबूर हुए। लगातार दूसरे दिन पटना के गांधी मैदान में लोगों की भीड़ लगी रही। ये लोग भूकंप के डर से घरों में नहीं सोए हैं और गांधी मैदान में जागकर रात बिताई। मन में डर हो गया है थोड़ा। कल भी पूरा अपार्टमेंट हिल गया था, आज भी दोपहर में एक बार हिला है, इसीलिए सोच रहा हूँ कि आज यहीं रुक जाऊँ। कुछ बहुत डर लग रहा है। ये डर सब, मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे लिए है बल्कि बिहार के सभी लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा होगा। यही लग रहा है घर जाएंगे सोए के सोए रह जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कब क्या होगी, यही डर लग रहा है। नेपाल की अगर बात की जाए तो आपको बताएं एक बात, 75 डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, 30 इस त्रासदी से ग्रस्त हैं। और अगर बात की जाए पटना की तो गांधी मैदान में लोगों ने अपनी रात बिताई है। नीतीश कुमार ने बाकायदा ये कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हिम्मत रखें, हौसला रखें।